दोस्तों पिछले पार्ट में हमने बात की थी द गॉडफादर पार्ट 3 की डिटेल स्टोरी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म की बैड रेपुटेशन, माइकल और कॉनी का रिलेशन, इमोबिलियारी डील और इसकी एंडिंग के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कोपोला और पूजो इस फिल्म को द डेथ ऑफ माइकल कॉर्लियोनी के टाइटल के साथ रिलीज करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए पैरामाउंट पिक्चर्स ने मना कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोपोला इस फिल्म सीरीज को डुओलॉजी मानते थे, ना कि ट्रिलॉजी, जबकि इस मूवी को वो एक एपिलॉग की तरह दिखाना चाहते थे। पर तब ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने 2020 में इसका रीकट वर्जन रिलीज किया, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। खैर, द पावर टू एब्सॉल्व डेट इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, ये वो शब्द हैं जिन्हें आर्च बिशप माइकल कॉर्लियोने से कहता है। और इसी सीन से फिल्म के न्यू कट यानी मारियो पूजोज द गॉडफादर कोडा द डेथ ऑफ माइकल कॉर्लियोन की ओपनिंग भी होती है। शायद यहाँ बात कोपोला की हो रही है, क्योंकि इस फिल्म के जरिए ही उन्होंने अपने स्टूडियो को बचाया था और इसने पैरामाउंट पिक्चर्स को भी काफ़ी प्रॉफिट दिलवाया। लेकिन इस बेहतरीन फिल्म सागा के कंक्लूजन के लिए कोपोला को कभी माफ़ नहीं किया गया। पर यह असल में इतनी खराब थी नहीं जितना इसे बताया गया। बस फ़र्क ये है कि अपने प्रीक्वल्स के मुकाबले में ये फिल्म काफ़ी कमज़ोर थी। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये फिल्म खराब थी। कोपोला को क्रिटिक्स ने जमकर क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये फिल्म उनके मुताबिक काफ़ी स्लो थी और इसमें पिछली मूवीज़ का काफ़ी यूज़ किया गया था। ये बाकी दो फिल्मों के रेफरेंस देती है क्योंकि इस फैमिली हिस्ट्री को बनाने वाली रियलिटी वेल नोन है। ये जाहिर है कि इनके आर्क सिमिलर हैं क्योंकि हर एक फिल्म कहीं ना कहीं शेक्सपियर के किंग लेयर से जुड़ी है। पर क्या ये वाकई इतनी स्लो थी जितना क्रिटिक्स ने इसे एक्यूज़ किया था? अगर सच कहूँ तो रिलीज़ के वक्त इसके रिव्यूज़ ज़्यादातर पॉजिटिव थे। इसने बॉक्स ऑफिस पर $136 मिलियन का कलेक्शन किया और इसे 7 ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिसमें बेस्ट पिक्चर भी शामिल थी। पर क्योंकि इस फिल्म की बदकिस्मती ये थी कि ये मार्टिन स्कॉर्सेसी की मास्टरपीस गुड फेलास के 3 महीने बाद रिलीज हुई, इसलिए इनका कंपैरिजन होना लाजमी था। कोपोला की फिल्म सीपिया टिंटेड और ओल्ड फैशन थी, वहीं स्कॉर्सेसी की फ्लैशी, थ्रिलिंग, अलाइव और मॉडर्न थी। नया कट इसे कोई बहुत अलग फिल्म नहीं बनाता, ये बस थोड़ी ही बदलती है। दरअसल पिछली दो फिल्में मारियो पूजो की बुक का एक बेहतरीन अडेप्टेशंस थी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। इट वॉज ऑन इट्स ओन। और यहाँ वीटो जैसा दमदार कैरेक्टर भी नहीं था जिसे दो सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर्स ने प्ले किया। यहाँ माइकल अकेला था। बात यह है कि द गॉडफादर और द गॉडफादर पार्ट 2 परफेक्ट फिल्म्स हैं, जैसे कैसाब्लैंका या सिटीजन केन। इसमें कोई शक नहीं है कि तीसरी थोड़ी स्लॉपी है। ऐसा हो जाता है। द गॉडफादर पार्ट 3 इज रफ अराउंड द एजेस। अपने प्रीक्वल से उलट ये एक अनपॉलिश्ड और इम्परफेक्ट फिल्म है, पर ऐसा होने के पीछे कई सॉलिड रीजंस हैं। पैरामाउंट ने कोपोला और पूजो को 6 वीक्स में स्क्रिप्ट रेडी करने को कहा, लेकिन इसमें उन्हें 6 महीने लगे। फिर उन्हें तब स्क्रीन प्ले को दोबारा चेंज करना पड़ा जब रॉबर्ट डुवेल ने टॉम हैगन का रोल निभाने से मना कर दिया। दरअसल उन्हें इंसल्टेड फील हुआ क्योंकि पैरामाउंट एल पचिनो को उनसे 4.5 या 5 गुना ज्यादा पैसे दे रहा था, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया। इसका एक और अहम रीजन है माइकल की बेटी मैरी की कास्टिंग। इस रोल के लिए विनोना राइडर को साइन किया गया था, पर जब वो अपनी फिल्म मर्मेड्स खत्म करके रोम पहुंची, उन्होंने कंप्लेन की कि उन्हें एग्जॉशन की तकलीफ हो रही है, यानी वो बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल थकान की स्टेट में हैं, जिसे बाद में डॉक्टर्स ने भी कंफर्म किया। स्टूडियो उसे किसी बड़े स्टार से रिप्लेस करना चाहता था, लेकिन कोपोला बहुत प्रेशर में थे और उन्होंने ये पार्ट अपनी 19 साल की बेटी सोफिया को दे दिया। आज भले ही सोफिया कोपोला एक वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर हैं, लेकिन जिसने भी द गॉडफादर पार्ट 3 देखी है वो ऑलरेडी जानता है दैट शी वॉज नॉट मच ऑफ एन एक्ट्रेस। और क्रिटिक्स इस बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा ही क्रूएल थे, दैट इट लुक लाइक अ वुडन परफॉर्मेंस। जब आप 19 साल के हों, कभी ना एक्टिंग की हो, ना करने का मन हो, और उस पर आप अपने अंडर प्रेशर फादर के लिए एक फेवर कर रहे हों, तो कैसे आप एक अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एमेचोरिश थी, लेकिन स्क्रिप्ट भी उन्हें जस्टिस नहीं करती।
इसमें सबसे बड़ी गलती थी उनका और गार्सिया का नेओकी वाला सीन, जो सेमी इंसेस्ट था, और क्योंकि वो दोनों फर्स्ट कजन्स थे तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। ये सभी चीज़ें इस फिल्म को थोड़ा सा कमज़ोर तो बनाती हैं, लेकिन इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी सराहना हमें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि माइकल और कॉनी का कैरेक्टर आर्क। चलिए इनके बारे में समझते हैं। माइकल भले ही कितना भी पावरफुल हो, पर यहाँ वो बूढ़ा हो रहा है और उसकी वाइटैलिटी कम हो रही है। वो वक्त और आंसुओं से रफ हुई, अपने सभी बुरे कामों के बोझ से दबी हुई गंभीर आवाज़ में बात करता है। हो सकता है कि वो लेजिटिमेट हो गया हो, लेकिन वो अभी भी अपने पापों के बोझ को अपने कंधों पर संभाले हुए है। माइकल कोरलियोने की आंखों को इतनी भयानक हिस्ट्री हॉन्ट करती है कि आप और मैं कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यही आंखें अल पचिनो की परफॉर्मेंस को ग्रेट बनाती हैं। यहाँ उसकी मदद के लिए जेन्युइनली बस एक शख्स है, और वो है कॉनी, जिसे अक्सर पहली 2 फिल्मों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ वो एक ब्लैक विडो स्पाइडर बन जाती है। कॉनी ने द गॉडफादर की शुरुआत में कार्लो से शादी की, जो अब्यूजिव हस्बैंड था। जब फिल्म के एंड में माइकल ने कार्लो को मार डाला तो कॉनी को माइकल से नफरत हो गई। फिर गॉडफादर पार्ट 2 में उसने अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए अजीब आदमियों के साथ घूमना शुरू कर दिया। वो कैरेक्टरलेस बन गई और माइकल को चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर उसने खुद को डिस्ट्रॉय किया। पार्ट 3 में वो परिवार के साथ वापस आ गई और विंसेंट की एडवोकेट बन गई, और उसके तलाक के बाद एक तरह से माइकल की गार्जियन भी। यहाँ तक कि माइकल के हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान उसने माइकल की तरफ से विंसेंट को एक ऑर्डर भी दिया, वो ऑर्डर जिसे माइकल ने स्ट्रांगली अपोज किया। कॉनी कोरलियोने शैडो में बैठी है और वो अपने जाल बुन रही है। वो माइकल का इकलौता जेन्युइन सपोर्ट है। वो माफिया जिंदगी की सायरन है, जिस जिंदगी से बचने के लिए माइकल ने बहुत स्ट्रगल किया है। उसकी साजिशें फिल्म की कहानी के सेंटर में हैं, और आखिरकार वो डॉन ऑल्टोबेलो को उसकी कमजोरी का फायदा उठा के उसे मौत तक पहुंचा के अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाती है, जिससे वो एक अब्यूज्ड वाइफ से ट्रू माफिया डॉन तक का एक सर्कल कंप्लीट करती है। और इसलिए स्पेशली कॉनी का आर्क इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इमोबिलियारे की डील के बारे में। इंटरनेशनल इमोबिलियारे एक यूरोपियन रियल एस्टेट कंपनी थी। 1970s तक इनकी प्रॉपर्टीज की कीमत $6 बिलियन से भी ज़्यादा थी, जिससे ये दुनिया की लार्जेस्ट लैंड ओनर कंपनी बन गई। वेटिकन के पास इसका 25% शेयर था। माइकल कोरलियोने ने 1970 के दशक के दौरान स्टॉक का एक बड़ा ब्लॉक खरीदा, जिससे इवेंचुअली वो कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल शेयर होल्डर बन गया। 1979 में उसने वेटिकन बैंक में $600 मिलियन डिपॉजिट करने के जरिए वेटिकन की हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जाहिर की, जिससे उसे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिलता। उसका प्लान इसे एक इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट में बदलने का था। कोरलियोने फैमिली के इस कंपनी के ओवरटेक करने के स्ट्रॉन्ग अपोजिंग के बावजूद कंपनी के अमेरिकन डायरेक्टर्स ने माइकल के टेंडर ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए वोट किया। हालांकि इमोबिलियारे डील असल में कंपनी के चेयरमैन लिसियो लुकेसी द्वारा गढ़ी गई एक इलैबोरेटेड धोखाधड़ी थी। उसने बैंक हेड आर्च बिशप गिल्डे और अकाउंटेंट फ्रेडरिक केंजिक की मदद से वेटिकन बैंक से बहुत सारा पैसा चुरा लिया था, और वो अपने ट्रैक को कवर करने के लिए माइकल की इन्वेस्टमेंट को यूज करने का इरादा रखता था। जब ऐसा लगा कि डील वाकई सक्सीड हो सकती है, तो लुकेसी ने माइकल से उसके सपोर्ट के बदले में उसके साथ बिजनेस करने का वादा करके डील को रोकने की कोशिश की। पोप पॉल 6 की बीमारी की वजह से अनजाने में उन्हें ये रोकने में मदद भी मिली, क्योंकि लेटरन ट्रीटी के प्रोविजंस के तहत पोप को पर्सनली डील को मंजूरी देना जरूरी था। लुकेसी ने जोई जाजा और डॉन ऑल्टोबेलो के साथ मिलकर माइकल के मर्डर की साजिश भी रची थी। जब जाजा को विंसेंट ने मार दिया तो ये प्लान टेम्पोरेरीली डिले हो गया। इवेंचुअली माइकल को ठगी के बारे में पता चल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लुकेसी भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जब तक कि विंसेंट ने ऑल्टोबेलो के साथ मिलकर इसका पता नहीं लगा लिया। अल्टीमेटली ये डील ऑफिशियली पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि नए पोप के इस डील को रेटिफाई करते ही लुकेसी ने नए पोप को भी मरवा दिया। विंसेंट को कोरलियोने फैमिली का हेड बना दिया गया और उसके पहले ऑफिशियल काम के तौर पर साजिश करने वालों का सफाया हो गया, लेकिन इस सब का खामियाजा मैरी को खोकर चुकाना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। बाय द एंड ऑफ द फिल्म माइकल के पास कुछ बचा ही नहीं है। माइकल को लगता था कि वो लेजिटिमेट बिजनेस शुरू करके सब बुरे काम पीछे छोड़ देगा, पर उसने खुद ये एडमिट किया,
द हायर आई गो क्रूकेडर इट बिकम्स। सेनेटर्स और प्रेसिडेंट्स ने आदमियों को मरवाया। चर्च भी ऐसी चीजों से अछूता नहीं है। दरअसल ऐसे कामों में लेजिटिमेसी एक इल्यूजन की तरह होती है। फ्रेडो के ना होते हुए भी इस फिल्म में वो छाया हुआ है। मैरी विंसेंट से पूछती भी है कि उसकी मौत कैसे हुई। माइकल ने उसकी मौत का जिक्र कार्डिनल लैम्बर्टो से अपने कन्फेशन में भी किया था। आखिरी बार जब हम माइकल कोरलियोने को देखते हैं तो वो सिसिली में एक अकेला बूढ़ा इंसान होता है जो मरने वाला है और एक कुत्ता उसके आसपास घूम रहा है। परिवार के सभी कर्ज चुका दिए गए हैं, लेकिन बस उसका कोई परिवार ही नहीं बचा है। उसने काला चश्मा पहन रखा है। वो अपनी कुर्सी से गिर जाता है। उसके हाथ से ऑरेंज छूटता है जो हमेशा द गॉडफादर में मौत का सिंबल रहा है, और फिर वो ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। वो अपने करियर में पावर और वेल्थ के शिखर पर पहुंच गया। वो कानून और अपने दुश्मनों से अछूता रहा, लेकिन एंड में उसके 2 भाई मारे गए। उसकी पहली पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी है। के का उनकी बेटी मैरी की मौत के बाद उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बेटे का कोई जिक्र आता ही नहीं है। हमें नहीं पता कि कॉनी का क्या हुआ, लेकिन हमें पता है कि जब वो मरता है तो वो अकेला होता है। कोई भी ये देखने के लिए सामने नहीं आया कि क्या हुआ। किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी को असल में उसकी परवाह ही नहीं है। वो मरते वक्त एक खाली और एक टूटे हुए खोल से ज़्यादा और कुछ नहीं था। हमें बीच में गुजरे सालों में ये देखने को नहीं मिलता कि मैरी की मौत के बाद उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ये साफ है कि उसने सब कुछ छोड़ के दुख और अफसोस की ज़िंदगी को चुना। जैसा कि कार्डिनल लैम्बर्टो ने कहा था, सफ़र करना ही उसकी असली सज़ा है। इससे लड़ने के बजाय, मुक्ति या यहाँ तक कि बदले की चाह करने के बजाय, उसने खुद को निराशा के हवाले कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो इसे कभी नहीं हरा सकता। द गॉडफादर ट्रिलॉजी का हार्ट हमेशा माइकल कोरलियोने की ज़िंदगी की फंडामेंटल ट्रेजेडी रही है। जब हम उससे मिलते हैं तो वो एक यंग आदमी होता है जो अपने परिवार की बहुत परवाह करता है, लेकिन फैमिली बिजनेस में तब तक शामिल नहीं होना चाहता जब तक कि वायलेंस उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर देता। फिर वो अपनी ज़िंदगी के क्रिमिनल एलिमेंट से खुद को अलग करने की पूरी कोशिश करता है, जब तक कि वो अपने सबसे करीबी लोगों को बचाने के लिए और भी ज़्यादा सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो जाए। एंड में जब ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार पूरी तरह से ब्रेक ले लिया है, तो वायलेंस का एक आखिरी एक्ट उसे चकनाचूर कर देता है, जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे प्यारा मानता था, यानी मैरी और उसकी फैमिली। इस तरह सभी गैंगस्टर्स के लिए द गॉडफादर अल्टीमेटली एक अमेरिकन ट्रेजेडी की कहानी है, जो सिनेमा की एग्जिस्टेंस तक हमेशा खास बनी रहेगी।